अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ शिज़ा यासीन एंड वेलकम टू माय चैनल CSS गाइड बाय शिज़ा यासीन। मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ रिज़ल्ट्स ऑफ अरब कॉन्क्वेस्ट, मतलब अरबों ने जो सिंध पर फतेह की थी उसके रिज़ल्ट्स या इम्पैक्ट्स क्या थे। उससे पहले एक जो है वो कॉमन स्टेटमेंट है डिफरेंट हिस्टोरियंस की, और उसका क्रक्स क्या है वो ये स्टेटमेंट है, इसको आप पहले समझ लें। That is, the Arab conquest of Sindh must be accounted a failure not because it achieved nothing but because it led to nothing in the political sense। मतलब वो हिस्टोरियंस का मानना ये है कि अरबों ने सिंध पर फतेह तो कर लिया, लेकिन ये उनकी हिस्ट्री का सिर्फ एक इवेंट ही बन के रह गया। इसने उनकी हिस्ट्री में कोई किरदार अदा नहीं किया, बिकॉज वहाँ पर फतह करने के बाद वो लोग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को अटेन नहीं कर सके थे। तो जो है नेक्स्ट हम रिज़ल्ट्स और इनपरमानेंस को डिस्कस करेंगे। तो जब हम एंड पे पहुंचेंगे आई होप आपको ये अच्छे तरीके से स्टेटमेंट की समझ में आ जाएगी। सबसे पहले जो है वो है रिज़ल्ट्स ऑफ अरब कॉन्क्वेस्ट। इसको मैंने 4 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज़ एजुकेशनल इम्पैक्ट्स, सेकंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, थर्ड कल्चरल इम्पैक्ट्स एंड फोर्थ पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स। ये 4 जो हैं वो रिज़ल्ट्स इन 4 फील्ड्स में जितने भी थे उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो फर्स्ट जो हैं वो हैं इम्पैक्ट्स इन एजुकेशनल फील्ड। एजुकेशन की फील्ड में क्या रिज़ल्ट्स निकले थे उनकी इस कॉन्क्वेस्ट के। सबसे पहले तो ये कि जो अब्बासिद खलीफा थे उनको आर्ट और एजुकेशन मतलब नॉलेज बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। तो उन्होंने जो है वो इसको इस मतलब नॉलेज को गेन करने के लिए एजुकेशनल फील्ड में डेवलपमेंट के लिए एक इंस्टीट्यूट कायम किया था बगदाद में, जिसका काम था कि वो जितनी भी इंडियन राइटिंग में जितनी भी बुक्स थी उनको अरेबिक में कन्वर्ट करते थे। तो इस इंस्टीट्यूट ने जो कन्वर्जन्स की थी, मतलब जिन बुक्स को ट्रांसलेट किया था अरेबिक में, उसमें थी सिद्धांता जो कि बरहम गुप्ता ने लिखी थी, और उसके बाद कहरा और दीमोस की कुछ बुक्स थी जो कि उन्होंने इंडियन लैंग्वेज से अरेबिक में ट्रांसलेट की थी। इसके बारे में SM इकराम जो हैं वो कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी और पॉल्मिस्ट्री जो थे ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिन पर सबसे ज़्यादा अटेंशन थी और जिन्होंने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था अरब्स को। तो इन पर सबसे ज़्यादा काम हुआ, इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स की सबसे ज़्यादा बुक्स को ट्रांसलेट किया गया था। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स थे जिनमें लॉजिक, एथिक्स, आर्ट ऑफ वॉर और केमिस्ट्री थे। इनको भी जो है इंडियन लैंग्वेज से अरेबिक में ट्रांसफ़र किया गया था ताकि अरब्स पढ़ें और उनको वो एजुकेशनल फील्ड में डेवलपमेंट उनको मिले। नेक्स्ट जो है वो है मेडिसिन की फील्ड में क्या डेवलपमेंट थी। ये एजुकेशनल फील्ड में ही है लेकिन मेडिसिन को जो है उसका पार्ट बना दिया है, बिकॉज मेडिकल इज़ द पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो मेडिकल में जो है इंडियन के जो मेडिकल डॉक्टर्स थे जो जितने भी, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रिविलेज स्टेटस उनको दिया था क्योंकि वो अपने काम में माहिर थे। तो इसी वजह से जो है उनको हॉस्पिटल्स में अपॉइंट किया गया और अच्छी पोस्ट पर जॉब दी गई। इसमें जो है वो स्पेशली मानका का जिक्र होता है। इन्होंने हारून रशीद का इलाज किया था और वो सेहतयाब भी हो गए थे। तो इनको भी काफ़ी प्रिविलेज स्टेटस दिया गया था अरब्स के दौर में। नेक्स्ट जो है कुछ बुक्स हैं जो कि मेडिकल की ही हैं, मेडिसिन से रिलेटेड थी। वो सुश्रुता और चारक की किताब थी जिनको इन्होंने इंडियन लैंग्वेज से अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसफ़र किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं मैथमेटिक्स पे। अब इंडो पाकिस्तान का जो मैथ्स था ना उसने अरब्स को बहुत ज़्यादा अरब एडवांसमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प दी थी। अब जो मैथ्स था उसमें कुछ बाद में जाकर मतलब कुछ अरसे के बाद कुछ न्यूमेरिकल वर्ड्स जो है वो डिस्कवर किए गए थे जिनको अरेबिक न्यूमरल्स के नाम से जाना जाता रहा था। इनमें एक अरब मैथमेटिशियन थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे, उनका नाम अल-खुरज़ामी था, और उन्होंने जो है इंडियन की जितनी भी बुक्स थी मैथ से रिलेटेड उसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया था। और ये भी अरब एडवांसमेंट की एक रीज़न था और उसका एक कॉज बना था। नेक्स्ट आ जाता है हिस्ट्री का। अब हिस्ट्री से पहले आप ये देख लें कि पहले हमने 3 फील्ड्स मतलब बुक्स को ट्रांसलेट करना, मेडिकल की बात की है और मैथ्स की बात की। इन तीनों में जो है हम अरब्स की बात कर रहे हैं कि अरब्स ने सीखा है, लेकिन हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको अरब्स ने सिखाया था इंडियंस को। जब अरब वहाँ पर आए तो उन्होंने इंडियंस को आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री सिखाई थी। इनके आने से पहले इंडियंस को नहीं पता था कि हिस्ट्री को कैसे लिखा जाता है और उनके पास अपनी हिस्ट्री की कोई भी ऑथेंटिक बुक मौजूद नहीं थी।
तो ये सब जो थी ये एजुकेशन की फ़ील्ड के रिज़ल्ट्स थे। कुछ उन्होंने सीखा था, मेडिकल की फ़ील्ड में सीखा था, मैथ्स की फ़ील्ड में सीखा था, एस्ट्रोलॉजी, पाल्मिस्ट्री, केमिस्ट्री, आर्ट ऑफ वॉर, ये सब कुछ उन्होंने सीखा, लेकिन उन्होंने हिस्ट्री को लिखना सिखा भी दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं इकोनॉमिक की तरफ, इम्पैक्ट्स इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अरब्स जो थे, जैसे कि हम पहले अपनी पहली वाली लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि उनका जो कॉन्टैक्ट था सब कॉन्टिनेंट से, इंडिया से, वो ट्रेड के थ्रू ही था। तो जब वो सब कॉन्टिनेंट में आ गए, उन्होंने सिंध पर कब्ज़ा कर लिया, तो ये जो ट्रेड थी वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई थी, बहुत तेज़ हो गई थी। तो इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट ये निकला कि सब कॉन्टिनेंट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आना शुरू हो गई, वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गए थे। नेक्स्ट चलते हैं कल्चरल इम्पैक्ट्स की तरफ। इसमें हम म्यूज़िक और रिलीजन की बात करेंगे। तो सबसे पहले म्यूज़िक की बात कर लेते हैं। अब प्रोफेसर हालिम थे ढाका यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक रिसर्च की और उसके नतीजे में उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा अरब्स एंड इंडियन सिस्टम ऑफ म्यूज़िक इन्फ्लुएंस्ड ईच अदर। मतलब जो अरब और इंडिया का जो म्यूज़िक का सिस्टम था, उन दोनों सिस्टम्स ने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया है। नेक्स्ट जो है वो रिलीजन। तो रिलीजन के बारे में जो है ये तो बहुत नो डाउटली हम कह सकते हैं, विदाउट एनी डाउट, कि जो अरब थे वो उन्होंने जब सिंध को फ़तेह किया तो उन्होंने इस्लाम को वहाँ पर फैलाना शुरू किया, और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो गए थे। उन्होंने लोगों को इतनी ज़्यादा मोहब्बत और इतनी काइंडनेस के साथ डील किया था कि लोग बहुत जल्दी इस्लाम को कबूल करना शुरू हो गए थे, और इसके साथ जो है उन्होंने सिंध पर अपना कब्ज़ा मजबूत बनाया। और तब जब सिंध फ़तेह हुआ था, तब से अब तक हर इरा में जो है मुस्लिम्स ने रूल किया है सिंध को, सिवाय उस इरा के जहाँ पर ब्रिटिश ने रूल किया था। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और कॉमन थिंग्स थी जो कि कल्चरल इम्पैक्ट्स में आती हैं। उसमें ये कि जब अरब और हिंदू एक अरसे तक एक दूसरे के साथ रहे, तो वहाँ पर एक नया कल्चर डेवलप हो गया। एक दूसरे के साथ रहे, अगर अरब्स में से किसी को उनका मतलब हिंदूज़ का कल्चर समझ में आता था तो वो उसको अडॉप्ट कर लेते थे, सेम हिंदूज़ के साथ था। अगर उनको कुछ चीज़ अट्रैक्ट करती थी, फैसिनेट करती थी, तो वो अरब्स के कल्चर में से अडॉप्ट कर लेते थे। तो इस तरह से मिलकर एक नया कल्चर डेवलप हुआ जो कि अरब और हिंदू कल्चर का मिक्सचर था। नेक्स्ट जो है वो ये कि अरबों ने हिंदूज़ को या इंडियंस को कैमल्स और हॉर्सेस का इस्तेमाल बताया था। नेक्स्ट जो है वो गेम ऑफ चेस के बारे में है कि गेम ऑफ चेस इंट्रोड्यूस करवाई थी अरब्स ने पहले सिंध में, उसके बाद ओवरऑल द वर्ल्ड। नेक्स्ट जो है वो है पॉलिटिकल कॉजेज़। अब इसमें सबसे पहले ये है कि कुछ इंटरनल वीकनेसेस थी। जब अरब्स गए वहाँ पर उन्होंने देखा कि इंडियन सिस्टम जो है उसकी कुछ कमज़ोरियाँ हैं। उसमें सबसे बड़ी कमज़ोरी कास्ट सिस्टम है। कास्ट सिस्टम पर एक अलग से एक पूरा टॉपिक बनता है, मैं उसको भी डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह, लेकिन फ़िलहाल हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। तो एक कास्ट सिस्टम, सुपरस्टिशंस और फ्यूडलिज़म, ये बेसिक कोर इश्यूज़ थे उनकी सोसाइटी के। इसको उन्होंने हाईलाइट कर दिया दुनिया के सामने। इसके साथ उन्होंने ये चीज़ हाईलाइट कर दी कि अगर आप लोग सिंध मतलब सब कॉन्टिनेंट में आना चाहते हैं तो सिंध से आना, मतलब साउथ की तरफ से आना इज़ नॉट गुड। अगर आपने आना है तो आप नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ से आएँ, वो आपको मतलब आप आसानी से सब कॉन्टिनेंट पर अपना कब्ज़ा जमा सकते हैं। इसकी रीज़न आपको आगे जो है टॉपिक में समझ आ जाएगी। तो एक और कॉज जो थर्ड था वो ये था कि जो अरब्स थे उन्होंने सिंध में एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था जिसमें सब लोग, जिसका मकसद जो था वो लोगों की कॉमन वेलफेयर के बारे में, कॉमन पीपल की वेलफेयर के बारे में था। और ये था कि लोग एक जो जितने भी वहाँ के शहरी हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और इसके साथ उन्होंने जो है वो एक इक्वालिटी की एक एग्जांपल दे रही हूँ कि सिंध में जब फ़तेह नहीं हुआ था उससे पहले सिर्फ अहले किताब थे जिनको प्रोटेक्टेड पीपल्स में से माना जाता था। लेकिन जब अरब्स ने वहाँ पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें उन्होंने कहा कि वो लोग जो मुस्लिम रूल में आते हैं और उसके साथ लॉयल रहते हैं वो उनको भी धिमीज़ यानी कि प्रोटेक्टेड पीपल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो ये थे कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स। और नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं रीजंस ऑफ इम्परमानेंस की तरफ। लेकिन इससे पहले हम लोग इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि एजुकेशनल फील्ड में मुस्लिम्स ने कुछ मैथमेटिक्स और जो है वो मेडिसन और कुछ और किताबों को, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, पाल्मिस्ट्री और लॉजिक, आर्ट ऑफ वॉर, केमिस्ट्री की किताबों में नॉलेज को सीखा था, वहाँ की किताबों को ट्रांसलेट किया था और ख़ुद सीखा था। और हिस्ट्री उन्होंने जो थी इंडियंस को सिखाई थी।
नेक्स्ट हम आए थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स की तरफ, तो वहाँ पर वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाए थे। नेक्स्ट थे कल्चरल इम्पैक्ट्स, तो कल्चर में उन्होंने कुछ सीखा और कुछ सिखा दिया, मतलब कुछ उन्होंने उनके कल्चर में से अडॉप्ट कर लिया और कुछ हिंदूज़ ने अरब्स के कल्चर्स में से अडॉप्ट कर लिया। और पॉलिटिकल में क्या था कि उन्होंने पॉलिटिकल जितनी भी वीकनेसेस थी उनको दुनिया के सामने हाईलाइट किया। उसके अलावा उन्होंने दुनिया को बताया कि आप किस तरह से यहाँ पर आकर सिंध पर कब्ज़ा करना है या फिर पूरे सब कॉन्टिनेंट पर कब्ज़ा करना है, तो उसकी क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए। और उसके साथ ही साथ उन्होंने इक्वालिटी को जो है बेस बनाकर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था। आई होप आपको समझ आ गई हो, नहीं आई हो तो आप पूछ लीजिएगा। हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जो कि हैं रीजंस ऑफ इम्परमानेंस। अब उनकी गैर मुस्तकिली की वजह क्या थी। सबसे पहले तो जियोग्राफिकल फैक्टर था, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आगे बताती हूँ कि जो रोलिंग ऑफ द ग्राउंड थी ना, वो थी नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो अगर कोई जैसे ये लोग साउथ से नॉर्थ की तरफ गए थे तो वो जो है वो एक अप्रोप्रिएट मैनर नहीं था। जब आपने किसी भी कंट्री पर अटैक करना होता है ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो है आप नीचे से ऊपर आपको ये देखना पड़ता है कि वो कंट्री जिस पर आपने अटैक करना है वो ऊपर मतलब ऊंचाई पर है या ढलवान पर है। तो जब वो गए और जब उन्होंने सिंध पर, तो जो सिंध था क्योंकि वो साउथ से नॉर्थ की तरफ गए थे तो ये जो था अप्रोप्रिएट नहीं था, क्योंकि जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाना, नॉर्थ जो था वो थोड़ा सा ऊंचा था और साउथ बिट लोअर था। तो इस वजह से इसमें ये जो है ख़तरा होता है कि जब आप नीचे से ऊपर की तरफ अटैक करने जा रहे होते हो तो आपको ये ख़तरा होता है कि ऊपर से कोई आप पर अटैक कर देगा, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि अगर आपने आना है और सब कॉन्टिनेंट पर कब्ज़ा करना है तो आप नॉर्थ से आएँ, क्योंकि नॉर्थ ऊंचा है और साउथ नीचा है, तो आप आसानी से सब कॉन्टिनेंट पर कब्ज़ा कर सकते हैं। तो खैर ये उनकी एक रीज़न बनी कि वो साउथ से आए और नॉर्थ क्योंकि ऊंचा था तो आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल था उनके लिए। नेक्स्ट जो था वो था मोहम्मद बिन कासिम की डेथ हो गई, और ये जो था ये एक बहुत बड़ी रीज़न थी जो है वो अरब की इम्परमानेंस की। जब उनको सुलेमान ने वापस बुला लिया और उनकी 715 में डेथ हो गई, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पर कायम किया था। और जब एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहा जिसकी बेस पर सब कुछ, तो फिर वो चीज़ें थोड़ी सी वीक होती गई। तो इस वजह से जो है वो ये एक मेन रीज़न बना। तो इनके बारे में एक जो है वो हिस्टोरियन है बालाधुरी, वो कहते हैं कि जब मोहम्मद बिन कासिम निकले तो हिंदूज़ जो थे वो रोए और उन्होंने जो है इनकी इमेजेस बना ली, इनकी तस्वीर बना ली जिसकी वो पूजा करने लग गए थे। तो ये भी एक रीज़न था, क्योंकि जो मुस्लिम्स थे वो तो वहाँ पर इस्लाम फैलाने के गर्ज से गए थे, तो ये एक वीक पॉइंट में कन्वर्ट हो गया था कि लोगों ने उन्हीं को पूजना शुरू कर दिया था। ये ऑब्वियसली उनकी गलती नहीं थी, लेकिन जो हिंदूज़ थे उन्होंने ये चीज़ इसको कन्वर्ट कर दिया था। नेक्स्ट तो जो था वो ये कि उमायद एम्पायर और अब्बासिद जो थे, इन दोनों में आपस में झगड़े होने लग गए खिलाफत के हवाले से, खिलाफत हासिल करने के लिए। तो वो सेम कंडीशन आ गई जब इन्होंने इंडिया में इन्वेड किया था, तो इंडिया में भी यही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। तो अब अरबों में ये इंस्टेबिलिटी आ गई थी, उन्होंने आपस में खिलाफत के लिए लड़ना शुरू कर दिया था, और जिसकी वजह से इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से उन्होंने जो है उमायद की जो एम्पायर थी उसको थ्रोन आउट कर दिया था, मतलब उनको हटाकर ख़ुद वो खिलाफत में आ गए थे, जिसकी वजह से जो अरब की आर्मी थी उसकी जो मोराल्स थे वो लो हो गए थे। नेक्स्ट क्या था, अब हारून रशीद का जो ज़माना था, उस ज़माने में जो थी इस्लाम की जो बेसिक टीचिंग्स थी वो लॉस्ट कर दी, मतलब वो भूल चुके थे कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की बेसिक टीचिंग्स क्या थी, जिसकी वजह से मुसलमानों में जो है वो कमी आई थी, उनकी स्ट्रेंथ उन्होंने लॉस्ट कर दी थी। तो ये कुछ रीज़न्स थी जिसकी वजह से मुस्लिम्स जो अरब थे वो वीक हो गए थे, उनकी पोजीशन वहाँ पर वीक हो गई थी। जियोग्राफिकल फैक्टर था मोहम्मद बिन कासिम की डेथ थी। नेक्स्ट ये कि उनके आपस में झगड़े शुरू हो गए थे जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी। और नेक्स्ट क्या था, हारून रशीद के ज़माने में इस्लामिक टीचिंग्स का जो लॉस था वो एक बहुत बड़ी वजह बना था मुस्लिम एम्पायर की स्ट्रेंथ को लॉस्ट करने में। तो ये सब जो है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैं लास्ट पर एक पिक्चर ऐड कर दूँगी, आप उस पिक्चर को देखें, वहाँ पर डिफरेंट हिस्टोरियंस ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हुए हैं इस कॉन्क्वेस्ट के हवाले से, आप उसको लाजमी पढ़ें। अगर आपको समझ में नहीं आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।